हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर है। ये छत्तीसगढ़ का 9वां क्लास है, जिसमें आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो जरूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सारी क्लासेस की, जहां से जाकर के आप सारी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस, सीजी टेट या पीएससी या व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही व्यापम का जो प्रश्न पूछने का तरीका है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। व्यापम क्या करता है, आपको कूट वाले प्रश्न व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलेगा, साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको सम्मिलित करने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही सीक्वेंस में अरेंज करने वाले प्रश्न आपको व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बेहतरीन सेट आपके लिए तैयार किया है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा बेहतरीन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है वहां। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसके एक पार्ट में, यानी कि इसके पहले पार्ट में हमने 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं उस स्लाइड पे ले आता हूं, आप देख पा रहे होंगे ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं 26 क्वेश्चन पे आ जाता हूं, क्योंकि वहीं से हमें आज स्टार्ट करना है। ठीक है, 25 हमने लास्ट क्वेश्चन पहले वीडियो में कवर किया। ये आपके लिए होमवर्क मैंने दिया था कि इसका आपका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आज हम देखेंगे। पहला कथन दिया गया है, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण कौशल में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। दूसरा कथन दिया गया है, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान था। तीसरा दिया गया है, छत्तीसगढ़ में इनका शासनकाल 72 से 200 ईस्वी तक था। उपरोक्त कथन में से सत्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो तीनों पॉइंट हैं वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में सातवाहन शासक अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो अपीलक की जो मुद्रा है वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। आप भी अपना आंसर कमेंट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको भी सारी चीजें जो है वो याद होती चले। साथ ही किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बालपुर और जो मल्हार है वहां अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न कथन में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिण पथ स्वामी कहते थे। दूसरा दिया गया है, सातवाहनों के समय प्रसिद्ध विद्वान टामली ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तीसरा दिया गया है, सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला संघाराम बनवाया था। अगला दिया गया है, सातवाहन शासक अपीलक ने गुंजे शिलालेख के अनुसार अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान में दी थी। कौन सा इसमें गलत पॉइंट है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी सभी चीजें जो हैं वो करेक्ट हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किन स्थानों पर कुषाण कालीन, ठीक है, यहाँ पे कुषाण लिखना चाह रहा था मैं, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। निम्न कथनों में से निम्न स्थानों पर कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुई हैं। कहाँ कहाँ कुषाण कालीन सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुई हैं।
तो आपको पता होगा तेलीकोट, बिलासपुर, साथी कोरबा, यहाँ पे कुषाण कालीन सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुई हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है निम्न कथन पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है दक्षिण भारत में वकाटकों की शक्ति क्षीण होने के पश्चात सातवाहन वंश का उदय हुआ। दूसरा दिया गया है वकाटक वंश का प्रथम शासक विंध्य शक्ति था। तीसरा दिया गया है वकाटक वंश गुप्त और नल वंश के समकालीन था। तीसरा दिया गया है वकाटक वंश को महाराज और गुप्तों को महाराजाधिकार कहते थे। वकाटक वंश जो स्वयं को महाराज कहते थे और साथ ही गुप्तों को महाराजाधिकार कहते थे। इसमें से आपको सत्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे दूसरा और तीसरा और चौथा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वकाटक वंश का प्रथम शासक कौन था पूछा जाए तो विंध्य शक्ति। ठीक है, वकाटक वंश किसके समकालीन था तो गुप्त वंश साथ ही नल वंश के समकालीन था। ठीक है, वकाटक वंश स्वयं को महाराज और गुप्तों को महाराजाधिकार कहते थे। ये तीनों जो पॉइंट है वो करेक्ट है। पहला पॉइंट क्यों गलत है वो भी मैं बता देता हूं आपको। पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे दक्षिण भारत में वकाटकों की शक्ति क्षीण होने के पश्चात सातवाहन नहीं आया है, जबकि सातवाहन की शक्ति जब क्षीण हुई तब आया है वकाटक वंश। ठीक है, यहाँ पे उल्टा दिया गया था इसलिए ये पॉइंट जो है वो गलत है और हमें सत्य क्या है ये पूछा जा रहा था, इसलिए बाकी जो 3 पॉइंट है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है अजंता अभिलेख जिसमें वकाटकों द्वारा कौशल में शासन की जानकारी व वंशावली दी गई है, किस शासक से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो हरिसेन से संबंधित है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है प्रवर सेन द्वितीय का नाम दामोदर सेन था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में दिया गया है प्रवर सेन द्वितीय वैष्णव धर्म को मानने वाला था। तीसरा दिया गया है इसके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। तो पहला और जो तीसरा पॉइंट है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। महाकवि कालिदास की कुछ रचनाओं को आप कमेंट करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण रचना एक चीज है जो आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी देखने को मिलता है, वो चीज आपको कमेंट करना है अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है जब वकाटक वंश समाप्त होने की कगार पर था तो वत्स गुलाम वंश ने आकर यहाँ शासन किया। दूसरा दिया गया है देवसेन वत्स गुलाम का शासक था जो अल्प समय के लिए छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो इसमें से पहला और दूसरा जो दोनों पॉइंट है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से उस स्थान का चयन कीजिए जहां वकाटकों ने अपनी राजधानी स्थापित किया था। तो इसमें से पुरिका, नंदीवर्धन और प्रवरपुर, इन तीनों जगह में वकाटकों की राजधानी आपको देखने को मिल जाएंगी, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से कथन दिया गया है हमें पृथ्वीसेन द्वितीय के बालाघाट लेख के अनुसार नरेंद्र सेन ने कौशल, मालवा एवं मैकल पर अधिकार स्थापित किया था। दूसरा कथन दिया गया है रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार मलवंशीय शासक भवदत्त वर्मन ने इस क्षेत्र में आक्रमण कर नरेंद्र सेन को पराजित किया था। तीसरा दिया गया है नरेंद्र सेन ने वराह राज को पराजित किया। कौन कौन सा पॉइंट इसमें सही है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो सही है वो तीनों पॉइंट जो है यानी कि तीनों कथन जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुमार गुप्त का यहाँ पे रत्न है, ठीक है, रत्न जड़ित कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे मयूर सिक्का किससे संबंधित है, कुमार गुप्त से संबंधित है, और ये कहाँ पाया गया है ये आपको बताना है। तो कुमार गुप्त का जो रत्न जड़ित सिक्का है वो आपको देखने को मिलेगा
आरंग में, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न कथन में से सत्य क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि सत्य पूछा जा रहा है या असत्य। एग्जाम हॉल में ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। पहला कथन दिया गया है, गुप्त युग के प्रारंभ में कौशल उत्तर और दक्षिण दो भाग में बटा हुआ था। दूसरा दिया गया है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के महेंद्र सेन और महाकांतार के व्यंगराज को हराया था। तीसरा दिया गया है, रायपुर जिले के पटईवद ग्राम से कुमारगुप्त के 43 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट है, तो इसमें से ध्यान रखना ये तीनों पॉइंट जो है वो करेक्ट है, और साथ ही इन तीनों पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आपके सभी एग्जाम के लिए। पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण पथ के अभियान में किसे हराया था, तो महेंद्र सेन, ठीक है, साथ ही व्याघराज को हराया था, ये सभी पूछा जाता है, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही रायपुर जिले के पटईवदत ग्राम में 43 सिक्के प्राप्त हुए हैं, किसके, कुमारगुप्त के, ठीक है। ये सभी जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया, व्यापम चार टाइप के प्रश्न पूछता है, जिसमें से पहला मैंने आपको बताया कूट वाले प्रश्न, दूसरा मैंने आपको बताया सम्मिलित करने वाला प्रश्न, तीसरा मैंने आपको बताया वन लाइनर प्रश्न, ठीक है, और चौथा मैंने आपको बताया सीक्वेंस में जमाने वाला, यानी कि काल उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो आपको सभी टाइप के प्रश्न इसमें देखने को मिल गए होंगे, ठीक है। हमने वन लाइनर क्वेश्चन भी सॉल्व किया, साथ ही हमने सम्मिलित करने वाले प्रश्न सॉल्व कर लिया है, साथ ही हमने कूट वाले प्रश्नों को भी सॉल्व किया। अब देखिए, आप क्रम में व्यवस्थित करने वाले प्रश्न यानी सीक्वेंस में अरेंज करने वाले प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एकदम व्यापम का जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसी को ध्यान में रखते हुए ये सभी चीजें आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। हमने प्रयोगशाला परिचारक में जो साइंस का पोर्शन है वो कंप्लीट कर रखा है, छत्तीसगढ़ की क्लासेस डेली हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी आपको और बेहतर करनी है तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमने सारी क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर रखी है। सिलेबस हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपने साइंस के वीडियो नहीं देखे होंगे या फिर भारत के वीडियो नहीं देखे होंगे, भारत का भूगोल भी मैंने करा रखा है। चैनल के पे विजिट करेंगे, आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप सारी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, राजवंशों को उनके शासन के कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो व्यवस्थित करना है उनके कालक्रम के अनुसार। तो आपको पहले नंबर में क्या आएगा ये बताना है। पहले नंबर में क्या आएगा, जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे करेक्ट होगा, पहले आएगा आपका राज ऋषि तुल्य वंश, ठीक है, उसके बाद आपको सरभपुरीय वंश, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा शैल वंश, उसके बाद आपको मिलेगा बाण वंश, उसके बाद आपको मिलेगा कांकेर के सोन वंश। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, सीक्वेंस में जमाने वाला, वन लाइनर, साथ ही कूट वाले प्रश्न और सम्मिलित करने वाले प्रश्न। सम्मिलित करने वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिल गया, ठीक है। इधर आपको राजवंश दिया गया है, इधर उसकी राजधानी दी गई है। आपको अरेंज करना है कि कौन से राजवंश के दौरान कौन सी राजधानी थी, किसकी कौन सी राजधानी थी। राज ऋषि तुल्य वंश की राजधानी क्या थी, जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो कमेंट करते हुए चलेंगे। तो राज ऋषि तुल्य की जो राजधानी थी वो आरंग थी, ठीक है। नल वंश की मैं बात करूं तो नल वंश की आपको राजधानी मिल जाएंगी पुष्करी। नाग वंश की राजधानी जो थी वो थी पाली, और शैल वंश की राजधानी थी दुर्ग, ठीक है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
आगे हम बढ़ते हैं, फिर से सम्मिलित करने बोल रहा है। इधर आपको वंश दिया गया है, इधर उसका शासन का समय दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से मैकल के सोमवंश का जो शासन था वो 5वीं सदी के दौरान था, ठीक है। उसके बाद दक्षिण कौशल के पांडु वंश की मैं बात करूं तो 6 से 8वीं सदी के दौरान था। साथ ही कलिंग के सोमवंश 9वीं और 11वीं सदी, साथ ही कांकेर के सोमवंश आपको मिलेगा 12वीं सदी के दौरान। इसलिए ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राज ऋषि तुल्य वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, इस वंश का संस्थापक सूरा था, ठीक है। दूसरा दिया गया है, इस वंश के शासकों के बारे में जानकारी आरंग ताम्रपत्र में मिलती है। तीसरा दिया गया है, इस वंश की प्रमुख विशेषता यह रही कि इन्होंने कभी गुप्तों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उपरोक्त कथन में से सही क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा पहला पॉइंट, साथ ही जो दूसरा पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा सही जो है, यानी कि राज ऋषि तुल्य वंश से संबंधित जो कथन सही है। इस वंश का संस्थापक कौन था? सूरा था। इस वंश के शासकों के बारे में जानकारी आरंग के ताम्रपत्र से मिलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 1 और 2 जो पॉइंट है वो करेक्ट है, ठीक है। ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक राज ऋषि तुल्य वंश का नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए आपको राज ऋषि तुल्य वंश के सभी शासकों का नाम पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि उस वंश के शासक कौन नहीं थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जयराज जो थे वो राज ऋषि तुल्य के शासक नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न कथन को पढ़कर कूट का उत्तर देना है, ठीक है। पहला कथन क्या दिया गया है, इस राज्य में प्रवर्त द्वारक वंश का शासन क्षेत्र देवभोग था। दूसरा दिया गया है, प्रवर्तक द्वारक वंश के बारे में जानकारी 13 सिंघा ताम्रपत्र से मिलता है। तीसरा दिया गया है, इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी की उपासक थे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 13 सिंघा ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? तो 13 सिंह जो ताम्रपत्र है वो आपको देखने को मिलेगा तुष्टिकर जो है उनसे संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न कथनों को पढ़कर शत कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है, सरभपुरी वंश के संबंध में जानकारी हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, तो ये जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, व्याघ्र राज्य के मल्हार ताम्रपत्र में इस वंश को अमरायरकुल कहा गया है, तो ये जो पॉइंट है वो सही है। तीसरा दिया गया है, सरभपुरी शासक पहले वकाटकों के सामंत थे, तो ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पीपरदुला, ठीक है, पीपरदुला और कुरुत ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र से संबंधित है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित सर्वपुरी शासकों को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको कौन देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सरभ राज, ठीक है, ये पहले हो गए। दूसरे नंबर में आपको देखने को मिलेगा महेंद्रादित्य, ठीक है, ये दूसरे नंबर में हो गए। तीसरे नंबर में आपको नरेंद्र मिलेंगे, चौथे नंबर में आपको क्रमादित्य मिलेंगे और पांचवें नंबर में प्रसन्नद्वित्य मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपको सम्मिलित करने वाला प्रश्न देखने को मिल जाएगा। शासक दिया गया है, इधर उसका कार्य दिया गया है,
सरफराज, ये संबंधित होंगे, किससे संबंधित होंगे? जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरफराज संबंधित होंगे किससे? तो ये संबंधित होंगे, अपने नाम के सिक्के चलवाए इन्होंने, इनका जो कार्य था, सरफराज ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, उसके बाद प्रसन्न मात्र जो हैं वो गरुड़, ठीक है, गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए उन्होंने। जयराज की मैं बात करूं तो जयराज ने दुर्ग नामक नगर स्थापित करवाया। साथ ही प्रवर राज की प्रथम की मैं बात करूं तो सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो डी है, सॉरी ए है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न कथन को पढ़कर सत्य कथन का चयन करना है हमें। पहला कथन दिया गया है, प्रसन्न मात्र ने नीला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया। दूसरा दिया गया है, प्रसन्न मात्र ने सिक्के ओडिशा के कटक और महाराष्ट्र के चांदा से भी प्राप्त हुए हैं। जो प्रसन्न मात्र के सिक्के हैं वो ओडिशा के कटक, साथ ही महाराष्ट्र के चांदा से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो दोनों पॉइंट है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कथन 1 व 2 दोनों करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें, शैल वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला दिया गया है, शैल वंश मुख्यतः सूर्यवंशी थे। दूसरा कथन दिया गया है, इनकी उपाधि महाराजाधिराज व परमेश्वर थी। तीसरा दिया गया है, इस वंश के बारे में जानकारी राघोली ताम्रपत्र से मिलता है। तीसरा दिया गया है, इस वंश का संस्थापक श्री पृथ्वीवर्धन था। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त कथन में से सत्य नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी अधिक से लोग क्या करते हैं, ऊपर का इतना पढ़ते हैं और डायरेक्ट अपना आंसर चयन करते हैं, जिसमें उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता। अब इसमें सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। लास्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, उपरोक्त कथन में से सत्य क्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा जो चौथा पॉइंट है। ठीक है, इस वंश का संस्थापक श्री पृथ्वीवर्धन था, ये जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सही नहीं है पूछा गया था ना, ध्यान रखेंगे। अब इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में फिर से आपको असत्य पूछा गया है। शैल वंश ने इस राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में 7वीं 8वीं सदी में शासन किया। इस वंश के शासक पृथ्वीवर्धन ने 7वीं सदी में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा दिया गया है, इस वंश का शासन क्षेत्र दुर्ग था। अब इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसमें असत्य पॉइंट कौन सा नहीं है? अपना जो आंसर है वो कमेंट करना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।